आप अपनी दिनचर्या को सेट करें, उस सिलेबस को बांटें और पूरी मेहनत और रणनीति के साथ तैयारी करें। बिना कोचिंग के जो है आप सिलेक्शन पा सकते हैं। मैं जिसको फॉलो किया हूँ, मैं ये कहूँगा आप योग और प्राणायाम अपने जीवन का एक अंग बना लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि संदीप सर का जो है वीडियो आप जो है जाके करिए। तो अभी फाइनली हमारे साथ जो है संदीप सर हैं। सर का सिलेक्शन 10वीं रैंक के साथ एसडीएम की पोस्ट पर यूपीपीसी 2022 में हिंदी माध्यम के साथ चयन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सर की जर्नी के बारे में जानेंगे। साथ साथ आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जो कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। आभार, धन्यवाद विवांशु जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए ताकि आगे मतलब लोगों को पता चल पाए कुछ। एजुकेशनल बैकग्राउंड में मेरे 10th की जो शिक्षा रही है वो हमारे गृह जनपद गोंडा में मनकापुर एपी इंटर कॉलेज में रही है। और 12th की परीक्षा मैंने पास की अपने गृह जनपद बगल में अयोध्या है, वहाँ शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से गणित संकाय से पास की है। 12th तक की शिक्षा मेरी हिंदी माध्यम से हुई है। उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग की शिक्षा ली है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। उसके बाद 1-2 साल जॉब किया है, फिर इस परीक्षा की तैयारी के जो है फील्ड में आया हूँ। सर, जैसे कि आपका माध्यम जो पीसीएस में रहा है वो हिंदी माध्यम रहा है, और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो जो आपने बीटेक किया था वो इंग्लिश में किया था। तो आपने इंग्लिश के बाद फिर से हिंदी माध्यम में मतलब तैयारी करने का क्यों निर्णय लिया? ये ज़रूर इंग्लिश माध्यम मेरे लिए एक अच्छा अनुकूल मेरा रुचि भी थी और अनुकूलता भी थी। लेकिन 1-2 कारण थे जिनके कारण से मैंने हिंदी माध्यम चुना। हिंदी में विचारों की मौलिकता, विचारों की सहजता, विचारों की प्रवाहमयता, विचारों की तारतम्यता, इन सब कारणों से यानी विचार की में मौलिकता, रचनात्मकता, रचनाशीलता, रचनाधर्मिता, इन सब के कारण से मैंने हिंदी माध्यम को चुना और हिंदी माध्यम में मैं बेहद सहज था। तो अंग्रेजी से थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से भारांश अधिक होने के कारण और सहजता के कारण, सहज बोधता के बोधधर्मता और बोधगम्यता के कारण मैंने ये हिंदी माध्यम चुना। जी सर, आप बीटेक करने के बाद आप जॉब भी कर रहे थे, तो जॉब करने के बाद मतलब क्या ऐसा रीज़न रहा कि आप जॉब छोड़ के आए उसके बाद तैयारी में आप लगे? मेरा जो जो स्ट्रीम था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसमें HCL कंपनी में जॉब किया और 1-2 और अन्य कंपनियों में जॉब किया। जॉब करने के दौरान मैंने ये अनुभव किया कि एक अपने यहाँ एक कहावत आती है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो वहाँ से सुबह जाना, फिर शाम को रूटीन वही ऑफिस में जाना, सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य करना और कंप्यूटर पर व्यस्तता, अधिकतम व्यस्तता। तो एक नीरसता उसमें आ गई थी, एक ही कार्य काम को बार बार उसी में उलझे रहना। उसमें मेरी जो रचनाशीलता थी, रचनात्मकता थी, मौलिकता थी, और मौलिक मेरी जो सहज मौलिकता थी उसके साथ थोड़ा सा मेरी तारतम्यता बन नहीं पा रही थी। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा वहाँ से अनुभव ऐसा घुटन सी का अनुभव हुआ। फिर चूँकि मेरी सामाजिक क्षेत्र में सामाजिकता और समाज सेवा, मेरा जो मौलिकता मेरी है, उससे कहीं ना कहीं समझौता हो रहा था। तो फिर मैं इससे तैयारी मतलब जॉब को छोड़ करके तैयारी के फील्ड में आया और तब से निरंतर रूप से मैं तैयारी 2017 में से मैं तैयारी कर रहा हूँ। सर, एज ए एसडीएम देखें तो कहीं ना कहीं जैसे आप वहाँ पे अपनी जॉब करते थे, 10 से 5 की जॉब होती थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा शेड्यूल इसका भी होता है कि आप ऑफिस जाएंगे, उसके बाद आपका आना होगा। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? उसी तरीके तो ये भी हो जाता है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्य का आपका जो वर्किंग आवर्स हैं, घंटे हैं, वो तो सेम है, लेकिन कार्य का यहाँ पर विविधता रहेगी, कार्य क्षेत्र में विविधता रहेगी। आप मानसिक रूप से आप जनता से जुड़े रहेंगे, लोगों के कल्याण से जुड़े रहेंगे, लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच, समाज के विभिन्न वर्गों तक, पिछड़े, वंचित, गरीब, ठीक है, और जिनको लाभ चाहिए, लाभार्थी जो एक्चुअल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, जिनको हम सरकार की सरकारी मदद से उनके जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन, एक बृहद परिवर्तन आ सकता है। तो वहाँ तक, उन तक हम पहुँच करके, उन तक अगर हम पहुँचेंगे तो ये जॉब नहीं कहा जाएगा। ये सिर्फ इसमें हमारा इंटरेस्ट है, इसमें रुचि भी है, इसमें आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है, इसमें आपका व्यक्तित्व में भी जो है आप गुणवत्ता, व्यक्तित्व की गुणवत्ता भी, अपने व्यक्तित्व की भी गुणवत्ता, अब यहाँ स्वार्थपरता यही हो जाती है कि हमारा व्यक्तित्व भी इससे क्या कहे, इनरिच होगा, बढ़ेगा, हमें संतोष प्राप्त होगा। तो यहाँ संतोष भी मिलता है, साथ साथ आप सेवा कर रहे हैं, सेवा धर्मिता भी बढ़ती है, सामने के जीवन में एक बृहद परिवर्तन आता है, सोसाइटी समाज में परिवर्तन आता है, इससे राष्ट्र और देश में परिवर्तन आता है, अब हमारा देश जो है और समाज आगे बढ़ता है।
तो ये कई आयाम और कई फैक्टर्स को देखते हुए मैं इस रूप में देखता हूँ, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है जी। सर पीसीएस के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर इस बार? ये यूपी पीसीएस की बात है तो मेरा 7वां अटेम्प्ट था और 5वां इंटरव्यू था जी। तो इसके पहले मतलब क्या चीज़ें हुई थी सर? इससे पूर्व मेरा 3 अटेम्प्ट तक तो कहीं चयन नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ कमियां त्रुटियां रह जाती थीं। जैसे पहले अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू में कम मार्क्स था, सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा ऑप्शनल में थोड़ा सा मार्क्स कम रह गए, फिर मतलब इंटरव्यू में, तीसरे इंटरव्यू में उसमें मेरे सब्जेक्ट में, सेकंड सब्जेक्ट में मेरे कम हो गए थे, जीएस में थोड़ा सा। चौथे अटेम्प्ट में मेरा 2021 में असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मेरा चयन हुआ, और फाइनली 2022 वाले रिजल्ट में आपके सामने हूँ एसडीएम 10th रैंक के साथ जी। तो सर इस बार आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया था 2021 से और 2022 के बीच में कि आपको जो है पोस्ट एसडीएम की? इसमें मैंने जो परिवर्तन की बात की जाए तो 2-3 स्तरों पर परिवर्तन किया था लेखन में। एक तो मैंने जो वैकल्पिक विषय था, उस वैकल्पिक विषय का जो सेकंड पेपर था उसमें मैंने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उसको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा जो एक्चुअली में वो डायनेमिक्स थोड़ा सा वो पड़ जाता है, पेपर पड़ जाता है, तो उसमें करंट जो घटनाओं को मैंने जोड़ा। उसके बाद में तथ्यात्मकता को भी उसमें का समावेशन किया, लेखन शैली में परिवर्तन किया और लेखन जो को थोड़ा सा और स्तरीय बनाया। जो रेफरेंस था, संदर्भ बिंदु था, उसमें मैंने बहुत डाइवर्सिफाई किया, कई पुस्तकों के रेफरेंस को मैंने डाला। हमारे अमित सर ने सुझाव दिया था कि इसमें जो हमारे जो मेंटर रहे हैं, सुझाव दिया था कि इसमें अधिकांश जो है लेखकों के पुस्तकों की चर्चा करना है। उन पुस्तकों लेखकों की चर्चा करने पर मेरा वैकल्पिक विषय में निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स रहे होंगे। साथ साथ निबंध में भी मैंने परिवर्तन किया, निबंध को थोड़ा सा और सहज बनाने का और डाइवर्स करने का और थोड़ा सा उसको उसके आयाम को और फैलाने का प्रयास किया। उसमें निबंध में भी अच्छे मार्क्स आए होंगे और एथिक्स में जो चौथा पेपर है उसमें भी ठीक मार्क्स आए होंगे। तो जो मोटे मोटे तौर पर हिंदी एथिक्स और हिंदी ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल पेपर, इसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे, जो कि मैं रणनीतिक रूप से मैंने इसके अलग से जो है प्रयास किया था जी। सर जो नए छात्र तैयारी करते हैं तो मतलब आप उनको थोड़ा गाइड कीजिए, क्योंकि शुरुआत में आते हैं तो उनको नहीं पता होता इस एग्जाम के बारे में। कहीं ना कहीं वो वीडियोस देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, वहाँ से देखते हैं, सीखते हैं, या फिर कुछ लोग आते हैं शुरुआत में कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो मतलब आप उनको थोड़ा गाइड कीजिए किस तरीके से मतलब शुरुआती रणनीति बनानी चाहिए और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए उनको। जी, गलती, रणनीति और प्रारंभिक बिंदु जो इन स्तरों पर अगर चर्चा की जाए तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर नए अभ्यर्थी हैं और आप परीक्षा की शुरुआत नए सिरे से एक प्रारंभिक स्तर से करना चाह रहे हैं, तो मैं ये उनके लिए सलाह ये दूंगा कि जो आपकी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, कोई भी सोर्स को अपनाने से पहले आप एक बार जैसे आप ये एक निश्चिंतता अपने मन में ला दें कि हमें संपूर्ण रूप से निश्चित तौर पर मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। जब इसकी निश्चिंतता आ जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर के PYQs, PT और मेंस के, इनको अपने साथ रखें, देखें। देखने के बाद में आप साल 1.5 साल किसी आप के जो सीनियर्स हैं या फिर कोचिंग के या जो भी परिचय के हैं, आप निश्चित अच्छे तरीके से इसकी प्रकृति को आप अच्छे से समझ लें कि इसकी प्रकृति कैसी है। जब इसकी प्रकृति को समझ जाएंगे, इसके पैटर्न को समझ पाएंगे, आयोग की मुख्य मांग को समझ पाएंगे, किन अभ्यर्थियों का वास्तव में चयन करना चाह रहा है आयोग। ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति पूरी अच्छे रूप से आपकी रूपरेखा या आपके मस्तिष्क में बन जाए, तो आप क्या करें, पूरी तरीके से होलिस्टिक मैनर में, इंटीग्रेटेड मैनर में, मैं इसको एम्फेसाइज जोड़ देना चाहूँगा। कुछ अभ्यर्थी इसमें थोड़ा कसमकस या फिर कह सकते हैं आप संशय की स्थिति में रहते हैं। कुछ लोग तो मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव ये रहा है कि वो PT पहले पढ़ते हैं, फिर वो पता नहीं क्यों उनका मेंस पर फोकस रहता ही नहीं, वो PT ओरिएंटेड जो तैयारी करते हैं वो अप्रोच ठीक नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि इससे नुकसान बहुत ज़्यादा है और अंतिम 3-4 वर्ष ऐसे भी निकल जाते हैं, होता नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि PT और मेंस इंटरव्यू की तीनों की साथ में इंटीग्रेटेड मैनर में तथ्यात्मक, अवधारणात्मक, संज्ञानात्मक और पूरी तरीके से आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए सटीक ढंग से पूरी रणनीति के साथ जो भी 1-1.5 साल का 2 साल की रणनीति आप बना रहे हैं अपने अनुसार, स्वानुसार, जैसे आपका स्वाध्याय का आप खुद से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो स्वाध्याय के माध्यम से, अगर कहीं कोचिंग सेंटर का की सहायता करना चाह रहे हैं तो उनसे, दोनों में तालमेल बनाते हुए जैसा भी आपको हो, रणनीति को आप घंटे वाइज आप अपनी दिनचर्या को सेट करें, उस सिलेबस को बांटें और पूरी मेहनत और रणनीति के साथ तैयारी करें। निश्चित रूप से
वो सफल होंगे। जी सर, आज के टाइम की बात करें, बहुत सारी कोचिंग्स भी हैं और बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपका क्या मानना है कि मतलब सेल्फ स्टडी से तैयारी की जा सकती है, एसडीएम बना जा सकता है? देखिए, ये जहाँ तक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं, सब्जेक्टिव है। व्यक्ति की अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अभ्यर्थी की अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, नहीं उसका अपना निर्णय है। यदि उसको लगे कि मुझे गाइडेंस, देखो गाइडेंस एक चाहिए, एक जो है देखो गाइडेंस की जरूरत होनी चाहिए, होती है। तो अगर उसको लगे कि हमारे जो निकट संबंधी आसपास के कोई इस सिविल सर्विसेज में नहीं है, तो उनको कोचिंग से मतलब ले लेनी चाहिए, गाइडेंस मार्गदर्शन ले लेना चाहिए। लेकिन आजकल यूट्यूब या तमाम अन्य सोर्सेज हैं जहाँ से भी अच्छे मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शन मिलता है। तो मुझसे अगर पूछें तो कोचिंग कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ कोचिंग से ही एसडीएम बनाया सकता है। बहुत सारे लोग कोचिंग से बन रहे हैं। मैंने भी जीएस के लिए कहीं कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं किया था। आप अगर कहें तो एसडीएम बिल्कुल बिना कोचिंग के, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय के माध्यम से अच्छे तरीके से आप विपथ गमन आपका ना हो, आप डाइवर्ट ना हो, फोकस्ड रहें, आप गंभीरतापूर्वक अगर तैयारी करें तो बिना कोचिंग के जो है आप सिलेक्शन पा सकते हैं निश्चित रूप से। सर, इतनी बड़ी जर्नी रहती है, कहीं ना कहीं कई बार जो है काफ़ी समय लग जाता है, तो एज एस्पिरेंट मतलब क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, तो उनका मतलब शारीरिक प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसको मतलब किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, इस पर आपका क्या सुझाव रहेगा? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो हम लोग एस्पिरेंट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, तो एक जब तैयारी के दौर में रहते हैं तो उस कालखंड में अन्य तरीके की समस्याएं, चुनौतियां विद्यमान रहती हैं। कई बार पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक चुनौतियां, हमारे तैयारीगत चुनौतियां और अन्य सामाजिक चुनौतियों मिल करके, समस्याएं मिल करके चुनौती या कह लीजिए समस्या का रूप धारण कर लेती हैं। मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि आप, अच्छा, इसमें आर्थिक पक्ष भी कहीं ना कहीं आड़े हाथ आता है। जो बहुत लोग जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं कि बड़े शहरों में जाकर के इतना एफर्ट कर सकें। इन सब चीज़ों को के प्रश्न के संदर्भ के, प्रश्न के अंतर्गत अगर हम कुल मिलाकर के इंटीग्रेटेड उत्तर देना चाहें अगर, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप दृढ़ निश्चय, विल पावर आप मजबूत रखें और आप ये संकल्प शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो, आप संकल्पवान हो कि हाँ नहीं, इस क्रैक को, वंस फेथ नेवर डाउट, मेरा एक सूत्र शुरू से बचपन से रहा है, वंस फेथ नेवर डाउट, वंस डाउट नेवर फेथ। एक बार अगर आपने विश्वास कर लिया कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा, यूपीपीसीएस की परीक्षा पास करनी, तो डाउट किसी तरीके से भी नहीं करना है। अपनी क्षमता को पहचाने, अपने फुल पोटेंशियल को पहचाने, अनटैप्ड पोटेंशियल को टैप्ड करने का प्रयास करें और अपने क्षमता को पहचाने, और पहचानने के बाद उसको विस्तार कर दें और उसका दोहन करें, क्षमता का अधिक से अधिक, जितना मैक्सिमम हो सके उसका क्षमता का दोहन करें। इन डिमोटिवेट नहीं होंगे। जब अपनी क्षमता को ढंग से पहचान लेंगे और आत्मविश्वास आपका मजबूत रहेगा, अपने आप को संपूर्ण पहचान हो जाएगी, तो आप वो होंगे नहीं। और दूसरी चीज़ इससे संबंधित मैं कहूँगा कि जब पूरी तरीके से आत्मविश्वास आपका बना हुआ है, धैर्य आपके पास है, तो क्या करें, उसके लिए आप अपनी दिनचर्या को क्या करें, व्यवस्थित बनाएं। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सकारात्मक रहें और दृढ़ रहे, और लक्ष्य के प्रति एकदम दृढ़ रूप से संकल्पित के साथ साथ मजबूती से उस पर डटे रहें। इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपकी दिनचर्या जो भी है, रणनीति, अभी आपने प्रश्न पूछा था, उस रणनीति को 1.5-2 साल की है, उस पर दृढ़ और कठोर और रिलीजियसली उसको फॉलो करें, कठोरतम रूप से फॉलो करें। ये नहीं कि 3 दिन पढ़ाई करने के बाद चौथे दिन क्या हुआ कि हमें बहानेबाजी आ गई। कोई बहानेबाजी नहीं कहेंगे, कोई समस्या आ गई, जैसे तो उन समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं को प्राथमिकता नहीं देनी, साध्य को प्रमुखता रखनी, साधन को पीछे रखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए से अगर दूर रखना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा। मानसिक मजबूती का एक सूत्र में जो मुझे अनुभव हो रहा है और मैं जिसको फॉलो किया हूँ, मैं ये कहूँगा, आप योग और प्राणायाम अपने जीवन का एक अंग बना लें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी, एज ए एस्पिरेंट मतलब क्या दिनचर्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है कि मतलब कितने घंटे की पढ़ाई वगैरह करनी चाहिए और इसके साथ साथ क्या चीज़ें कर सकते हैं? आपका अगला प्रश्न फिर क्या नाम है, सब्जेक्टिव हो गया कि व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता के अनुरूप उसके अपना पोटेंशियल कितना है, उस पोटेंशियल के अनुरूप अपनी पढ़ाई के घंटों को तय करना चाहिए। मुझे लगता है अगर टाइम ड्यूरेशन आप सेट करना चाह रहे हैं 1-1.5 साल के, तो 1.5 साल से 2 साल तक अगर सेट कर रहे हैं, तो उसके लिए 8 से 10 घंटे इतना पढ़ाई करना जरूरी है। 8 से 12 घंटे के बीच में, जो भी आप अनुकूल समझें, इतना जरूरी है। उसके साथ दिनचर्या को अपना व्यक्तिगत रूप से जैसे हो सके उसका, उस हिसाब से, जैसे आप जिसमें कंफर्टेबल हो। कुछ लोग का रूटीन सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना और फिर अर्ली जो है नाइट को सोना। इस शेड्यूल के अंतर्गत आप 8 से 10 घंटे सब्जेक्ट वाइज, अब तो आप अगर यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑप्शनल तो हट ही गया, अब 6 सब्जेक्ट हो गए। इन सब्जेक्ट को आप अपने सहूलियत के अनुसार, अपनी
जो जैसी अपनी क्षमता है उसके अनुरूप जो है बांट करके, डिवाइड करके पढ़ने का प्रयास करें, और एक सटीक जो है जो दिनचर्या है उसको फॉलो करें। लेकिन फिर मैं दूसरी बार फिर से इसको दोहराना चाहूँगा, योग प्राणायाम को जो है इसमें जरूर शामिल करें। इससे मानसिक वृत्ति क्या है, आपकी दिनचर्या, आप मैं बात कही, मैं कह रहा हूँ दिनचर्या के रूप में आवश्यक रूप से इसका समावेश करें। क्या होगा, आप ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे और आसन करेंगे, सूर्य नमस्कार, इन सब चीज़ों का समावेश करेंगे ध्यान के, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, 2 से 3 घंटे बढ़ जाएगा। आप निराश नहीं होंगे, आशावादिता आपके अंदर बनी रहेगी, एनर्जी, ऊर्जा बनी रहेगी अंतिम तौर पर, और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। इन सब के माध्यम से आपका आत्मविश्वास उच्च रहेगा। और कहा गया है कि आत्मविश्वास जब आपका उच्च रहता है तो आधा तो जर्नी वैसे ही तय कर लेते हैं। हमारे एक कहावत एक मैं उद्धृत करना चाहूँगा, यत्रोत्साह समारंभो, यत्रोत्साह समारंभो यत्रालस्य विहीनता नय विक्रम संयोगः स्तत्र श्री स्थला ध्रुवम। मैं इसको अब थोड़ा लेट मुझे याद आया, मैं ये कहना चाहूँगा, आप उत्साहपूर्वक आत्मविश्वास बनाते हुए, आत्मविश्वास की चर्चा कर रहा था, इसमें उत्साह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इस उत्साह का समावेशन कर लिया, आत्मविश्वास का समावेशन कर लिए, तो जायते परमम पदम, परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी और पीसीएस तो छोटी चीज़ है, ठीक है। तो आत्मविश्वास, उत्साह, ये आपकी सक्सेस की मतलब सफलता का एकदम चाबी है, समझ लीजिए। यही खोल देगी आपकी सफलता का के ताले को। जी सर, अब यहाँ पर ऑप्शनल हट चुका है। ऑप्शनल हटने के बाद आप प्री, मेंस और इंटरव्यू के फेज को किस प्रकार से देखते हैं? ऑप्शनल अब खत्म हो चुका है, वैकल्पिक से खत्म हो चुका है। पीटी मेंस इंटरव्यू के तीनों पर, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभावकारिता के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्री की परीक्षा का जो रिफ्लेक्शन प्रथम मुझे जो समझ में मेरे आ रहा है वो ये है कि उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्नों की संख्या में क्या होगा, इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। अभी तक 3 से 5, 6, 7 प्रश्न पूछे जाते थे, अब इससे संबंधित प्रश्न के बढ़ने की संभावना 10 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ये तो प्री के स्तर पर ये होगा। दूसरा प्रभाव ये होगा, इसकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। ये पीटी के स्तर पर प्रभाव की बात की जाए। अगर मेंस के स्तर के प्रभाव की बात की जाए तो यहाँ पर 3-4 बिंदुओं के अंतर्गत ठीक ढंग से समझा जा सकता है। पहली चीज़ ये है कि इसमें क्या होगा कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब जो अभ्यर्थी हो, नॉन ह्यूमैनिटीज़ के, इनके बीच में जो पहले क्या होता था, कहीं ना कहीं इस पर चर्चा विमर्श का केंद्र बिंदु बनता था कि इसमें पार्शियलिटी होती है थोड़ा सा, तो नंबर ज़्यादा और कम की बात आती थी। तो मुझे लगता है इस विवादों से अब काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, और जहाँ तक ये सही भी है, हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, उनकी तरफ हिंदी माध्यम को लाभ मिलेगा और उस परीक्षा परिणाम जो है और ज़्यादा ऊर्जावान और सकारात्मक रहेगा। तीसरी चीज़ ये है कि इससे क्या होगा कि स्केलिंग और जो मॉडरेशन वाली स्थिति है वो तो अब उस पर बात पर पटाक्षेप लगेगा ही लगेगा। साथ साथ अब ये जो अन्य स्टेट के अभ्यर्थी हैं या यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं, इन दोनों का कि इसमें यूपी पीसीएस में थोड़ा सा सहभागिता कम होगी, तो हमारे प्रदेश के जहाँ की बात है उन अभ्यर्थियों को पूरा मौका मिलेगा और चयन में उनकी संख्या भी अधिक रहेगी, ये फायदा मिलेगा। इंटरव्यू में तो जाहिर सी बात है इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश जो हमारे अभ्यर्थी हैं यानी नेटिव हैं उनको लाभ सीधे मिलेगा। इस तरीके से तीनों में लाभ दिखेगा। सर, कई बार क्या होता है कि जब चाहे बहुत सारे छात्र क्या होता है प्री का एग्जाम देते हैं, फेलियर का सामना करना पड़ता है, इसके बाद अलग अलग फेजेस पर उनको जो है फेलियर का सामना करना पड़ता है। कई बार मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, तो वहाँ पर डिमोटिवेशन वाला फेज आता है। तो वहाँ पर अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे एनर्जाइज करें अपने आप? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मोटिवेशन, डिमोटिवेशन तो जाहिर सी बात है कि जब जितने हर अभ्यर्थी यहाँ तक पूरी जी जान से मेहनत करता है, इसमें लगा हुआ जो तैयारी की फील्ड में है सभी लोग, इसमें बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपको डिमोटिवेट होना पड़ेगा। होना ना चाहते हुए भी डिमोटिवेशन स्वतः स्फूर्त रूप से कहीं ना कहीं से हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा उसमें अपने धैर्य को बनाए रखें, धैर्य को मजबूती से बनाए रखें। अब ये थोड़ा सा जो विषय है ये सैद्धांतिक विषय है, अब इसको व्यवहारिक रूप से समझने इसका प्रयास करें। तो तुरंत क्या करें कि जहाँ डिमोटिवेशन हो, इस तरीके का फेलोर हो कहीं किसी भी तरीके से, तो उसमें ज़्यादा इंडल्ज ना हो, उसमें घुले मिले ना, तुरंत डिस एसोसिएट कर दें। जैसे गीता का एक बहुत बढ़िया एक मुझे श्लोक सर्वविदित है सभी लोगों को, ठीक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म में अधिकार है, फल में ज़्यादा उलझने का हम जब ऐसी स्थिति आए तो ऐसा मान करके चलें कि जो हम कर्म पर मेरा अधिकार क्षेत्र था,
कर्म तो मैंने कर लिया, अब ये फल में जरूर जाहिर सी बात है कि इसमें इसके अनुरूप मेरा जो है जो फल नहीं आया है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कमियां रही हैं। अगली बार हम क्या करेंगे, हम पूर्ण ऊर्जा के साथ फिर उठ खड़े होते हुए भी हम अच्छे तरीके से इन कमियों को दूर करके हुए, क्योंकि जब रिकॉग्नाइज हो गया, पहचान हो गया कि ये कमी के कारण ये हमें विफलता हाथ लगी, उन विफलताओं की जब हमें पहचान हो जाएगी तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा, फिर हमें मोटिवेशन वहाँ से हम ग्रहण करने का प्रयास करें, हम प्रकाशित होने का प्रयास करें वहाँ से कि हमें इस फैक्टर पर अधिक जोर देने की ज़रूरत है, और अगले बार जब हम उसको कमी को दूर करते हुए करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हम फिर डिप्टी कलेक्टर या जिस भी फील्ड में अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीएससी का एग्जाम हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, तो वहाँ से ऊर्जा आएगी कि हम इस कमी से सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ यानी हमें बौद्धिक संज्ञानात्मक रूप से इस समस्या का समाधान ढूंढना, न कि भावनात्मक रूप से। जी, तो ये जो एथिक्स का जो 4th पेपर है, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो हम ये कहेंगे कि हम अभ्यर्थियों को खाली पढ़ते हैं एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए 250, 200 या 200, तो यूपीएससी आयोग ने बहुत ही हम लोगों की भलाई के लिए एथिक्स का पेपर जोड़ा है, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो विषय जो जोड़ा है, क्या कहते हैं, जो टॉपिक जोड़ा है, वो इसी कारण से, तो हम उसका प्रयोग करें तो विपथगमन नहीं होगा। जी सर, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, तो उनके लिए आपका कोई और सजेशन, सुझाव कुछ अगर आपके end से? जी, मैं यूपी पीसीएस में जो अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं आगामी परीक्षा में 14 मई को, और इससे आगे भी जो एग्ज़ाम देंगे, जो देखेंगे, उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि आप लोग की रणनीति, एक कुशल रणनीति बनाएं, अच्छी रणनीति बनाएं, और उस रणनीति का बिना किसी गैप के, बिना किसी टाल मटोल के, पूर्ण अनुशासन के साथ, नियमबद्धता के साथ आप लोग उस पर आगे बढ़ें, और छोटा छोटा जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को, जो पढ़ाई, जो भी आपका सिलेबस है या पाठ्यचर्या है, उस पाठ्यचर्या को तोड़ करके सीधे छोटा छोटा करते हुए उसको मतलब सरल बनाते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप ढेर न लगाएं। मैं ये विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो सिलेबस है, पाठ्यचर्या है, या फिर कोई पुस्तक है या विषय है, उसको आप बोझ ना बनने दें, छोटा छोटा टुकड़ों में करके फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच करें, इंटीग्रेटेड मैनर में उसकी पढ़ाई करें, अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ उसको पढ़ने का प्रयास करें। इंटीग्रेटेड मतलब सेपरेटेड मैनर में पढ़ाई ना करें कि पीटी का अलग, मेंस का अलग, इंटरव्यू का अलग, सब्जेक्ट का। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं कि वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट को और जियोग्राफी के दोनों में क्या करते हैं कि ये समझते हैं कि आपस में इनका कोई लिंक नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, एक दूसरे के से संबंधित करते हुए, अंतर संबंधित करते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं ये बिंदु बीच में छूट गया था, तो आपने कहा था कि आप जोड़िए, तो मैं ये इसके माध्यम से जोड़ते हुए, और मैं यही कहना चाहूँगा, इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप भी एक सफल अभ्यर्थी रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर, बात करने के लिए आपने बहुत ही कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड की। धन्यवाद आपका विभांशु जी, धन्यवाद। और भविष्य के लिए आप सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आभार, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि आप सभी लोग को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग को आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखने जानने को मिला होगा। तो कमेंट करके आप लोग बता देना, और कोई सुझाव या फिर आप कोई राय हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।